ज़मीन की तैयारी पिछले सेशन में, बेसल डोज, ग्राफ, ड्रिप या नाली पाली कैसे करेंगे और पौधा लगाएंगे कैसे। अभी तक हम यहाँ पर पहुँचे हैं केला लगाते समय। अभी यहाँ से पौधा लगा दिया हमने कीचड़ बनाकर, यहाँ तक हमने देखा। डायरेक्ट पौधा नहीं लगाएंगे, कीचड़ बना के लगाएंगे। पौधा लगाने के अगले 45 दिनों तक हम क्या ध्यान रखें जिससे हमारे प्लांट एकदम स्पीडली चलें और क्लाइमेट के सपोर्ट में आकर के उसका जीन इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो पौधा लगाते के साथ पहली ड्रेंचिंग, जहाँ हमारा पौधा लग रहा है कीचड़ बन करके ये जगह पर, पहला पत्ता तुरंत निकले उसके लिए पहला ड्रेंचिंग। अगर आपको पूर्ण तरीके से प्राकृतिक करना है, कोई केमिकल या फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, फर्टिलाइज़र केमिकल नहीं है, दोनों में फ़र्क है। केमिकल या फर्टिलाइज़र नहीं डालना है तो एक 200 लीटर का पानी 10 केजी ताज़ा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 केजी गुड़, 1 केजी बेसन, 100 ग्राम वाइसनोमेटा, इन चीज़ों को रखना है। 3 से 5 दिन तक अच्छे से हिलाना है, छाँव में रखना है और पौधे को सीधे जड़ में 200 से 400 ml डालना है हर पौधे को, हर 7 दिन में। शुरुआत के 2 महीने ये ड्रेंचिंग, शुरुआत के 2 महीने हर 7 दिन में, मतलब महीने में 4 बार। 2 महीने के बाद अगले तीसरे महीने से 5वें महीने तक 14 दिन में 1 बार, और 6ठे महीने से 10वें महीने तक 21 दिन में 1 बार। ये घोल बना के डालना है। ऊपर यहाँ पर कचरा मल्चिंग करना है, आच्छादन करना है, जड़े तना खुला हुआ ना रहे। जो 0 बजट खेती करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, हमको फिर भी केला लगाना है, तो आपने ग्राफ बराबर लिया, आपने पौधे से पौधे की दूरी सही ली। अब मैं जो पानी प्रबंधन का विषय बताऊंगा उसको भी बराबर किया, और केवल इतना किया तो 18 केजी पर प्लांट मेरे से राइटिंग में ले लेना, उत्पादन आएगा। एक दाना यूरिया डीएपी पोटास नहीं डाला तो भी 15 से 18 किलो पर प्लांट। अभी जो पानी प्रबंधन बताऊंगा वो फॉलो करना है, ग्राफ मैंने जो बताया वो फॉलो करना है, और यहाँ पर कचरा मल्चिंग करना है, आच्छादन करना है, खुली जड़ें नहीं रखना है, तने के पास बायोमास आच्छादन। शुरुआत के 2 महीने 7-7 दिन में, अगले 3 महीने 14-14 दिन में, और अगले 4 महीने 21-21 दिन में हर पौधे को 200 से 400 ml गुड़ गोबर गोमूत्र की ड्रेंचिंग करना है। तो आपका 15 से 18 किलो का माल आएगा, निश्चित है। ठीक है। अभी इसके पैरेलल अगर हमको रासायनिक प्रक्रिया करनी है, फर्टिलाइज़र पर हमारा विश्वास है और हम वैसे ही जाएंगे, तो क्या करना है? तो हमारा ये जो पौधा है यहाँ कीचड़ बना के हमने लगाया। पहली ड्रेंचिंग पौधा लगाने के दूसरे दिन, पहली ड्रेंचिंग, जिस दिन पौधा लगा उसके दूसरे दिन पहली ड्रेंचिंग। 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी में 1 केजी सल्फर WDG, 1 किलो सल्फर WDG, 1 केजी कैल्शियम नाइट्रेट, 300 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, इसका मिश्रण बनाना है। और जो इसमें लकड़ी डालेंगे उस लकड़ी में नीचे प्लस लगाना है। हम जब कोई भी ड्रम घोलते हैं तो उसमें लकड़ी गोल हिलाते हैं। जब गोल हिलाते हो तो नीचे का मिट्टी, पानी, मीडिया जो रहता है नीचे हिलता है, ऊपर का ऊपर हिलता है।
जब हम प्लस बना करके ऊपर नीचे हिलाते हैं तो पूरा खाद ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा। जब इसमें हम ये मिश्रण डालते हैं और ये लकड़ी को ऊपर नीचे करते हैं, घर में छाछ बनाने के लिए मथनी प्लस आती ना, तो ज़्यादा अच्छे से फेंटता है। और ऊपर नीचे करोगे तो पानी ऊपर नीचे आएगा। तो ये पहली ड्रेंचिंग कहाँ डालनी है? पौधे से 5 इंच की दूरी पर, यहाँ पर। पौधा हमारा तना यहाँ है, तने पर नहीं डालना है। गुड़ गोबर मैंने बोला तने पर डालना है। हम रासायनिक घटक डालेंगे, तने पे डालोगे तो पौधा मरेगा। तो इसके दूर डालना है। ये रासायनिक घटक एक्टिवेट होगा, इसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे, फिर पौधे को खिलाएगा। तो यहाँ पर डालना है 200 ml प्रति पौधा। 200 ml, 200 लीटर पानी, 200 ml डाला तो 1000 पौधे पर जाएगा एक ड्रम। जितने प्लांट हो उतने ड्रम का आपको घोल बनाना है। अगले 7 दिन के बाद दूसरी ड्रेंचिंग। अब दूसरी ड्रेंचिंग क्या लेनी है? वही 200 लीटर पानी, 2 kg 19 खाद आता है ना, 3-19 या लिख रहा हूँ मैं, 12 32 16 या 10 26 26 या 20 20 10। ये जो तीनों जिसमें आते हो NPK, जिसमें तीनों हो, इनमें से कोई सा भी 2 kg। समझ में आया? तीनों में से कोई सा भी 2 kg। 300 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 30 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। इसमें मैं पोटेशियम फुलवेट बताना भूल गया था। 2 किलो 300 ग्राम 30 ग्राम। ये दूसरी ड्रेंचिंग। आपने पहली ड्रेंचिंग अगर उत्तर दिशा में करी है तो दूसरी ड्रेंचिंग की दिशा बदल दो, बट 5 इंच दूर ही करना है। पौधे के जड़ में नहीं करना। 7 दिन के बाद जगह बदल दी आपने। पहली ड्रेंचिंग यहाँ करी थी, दूसरी ड्रेंचिंग यहाँ करना है। ये जो पौधा है, इस पौधे से पहली ड्रेंचिंग यहाँ करी, दूसरी ड्रेंचिंग यहाँ पे करना है। तीसरी ड्रेंचिंग वापस यही करना है 7 दिन बाद। ये तीसरी दिशा में करना है। चौथी ड्रेंचिंग वापस यही करना है जो दूसरी करी थी। इसकी जगह बदल दो, पीछे की साइड कर दो। पौधे के चारों तरफ हो गई ना ड्रेंचिंग, एक एक हर सप्ताह। तो चारों तरफ बराबर कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर आपने दिया। इसी तरीके से एक बार पहली वाली, एक बार दूसरी वाली, एक बार पहली वाली, एक बार दूसरी वाली। बहुत ज़्यादा खाद नहीं है इसमें, बहुत पैसा भी नहीं है, मात्र 2 किलो खाद है जो 1000 पौधे पर जाएगा। बट आपको समय दे करके 7 दिन में एक बार करानी है, ताकि पौधे को भोजन मिले और वो फटफट बढ़ता रहे। और ये कितनी बार करनी है? कम से कम 7 से 8 बार। तो 40 से 45 दिनों का पौधा हो जाएगा। 8 बार करोगे तो 4 बार ये करनी, 4 बार ये करनी, जब तक आपको कोई दूसरा खाद देने की आवश्यकता नहीं। कोई भी खाद डालने की ड्रिप में या फ्लड में कोई ज़रूरत नहीं है। आपका 1.5 महीने का पौधा होगा, जब तक एक बार सल्फर कैल्शियम, एक बार 19-19 या NPK की, एक बार सल्फर कैल्शियम, एक बार NPK, एक बार सल्फर कैल्शियम, एक बार NPK। तो 4 बार ये, 4 बार ये, 8 बार होगी। तो 8 बार में 1.5 से 1.25 महीने का पौधा होगा, जिसकी हाइट ऑलरेडी बढ़ करके अच्छी खासी हो जाएगी। लगभग 7 से 8 पत्ते का पौधा होगा। ये 1 महीने में कम से कम 1 फीट की वृद्धि करेगा। 1.5 महीने में कम से कम ये आपके घुटने तक आएगा पौधा।
जब तक कोई बाहर का दूसरा खाद देने की, पैसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एक काम और करना पड़ेगा। ये हमने दिया इसको भोजन, अभी इसको देना है स्प्रे, पौधा लगाते समय, लगाने से पहले और लगाने के साथ साथ आगे भी। पौधा लगाते समय, पौधा लगाने के पहले उसको देना है वीएम स्प्रे। क्या देना है? हेलो, वीएम स्प्रे। वी का मतलब होता है वायसेनोमेटा, एम का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी का स्प्रे ये घर पे बनाना है, कहीं मार्केट में इसका मिट्टी मिलेगा नहीं। और यह पौधे को जब हम देंगे तो पौधे का संपूर्ण भोजन होता है। जो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग बताई है गुड़ गोबर गौमूत्र की, उसमें मिट्टी का स्प्रे आपको शुरुआत के 7-7 दिन में करना है, फिर 14-14 दिन में करना है, फिर जो 21 दिन में आप वो ड्रेंचिंग दे रहे हो फिर 21 दिन में स्प्रे करना है। तो जैसे 7 दिन में आपने सोमवार को अगर गुड़ गोबर गौमूत्र दिया तो गुरुवार को मिट्टी का स्प्रे कर दो, फिर सोमवार को गुड़ गोबर दे दिया, गुरुवार को मिट्टी का स्प्रे कर दो। दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, अल्टी पल्टी है। जब 14 दिन में करोगे तो एक सप्ताह ड्रेंचिंग किया, एक सप्ताह स्प्रे दिया, एक सप्ताह ड्रेंचिंग, एक सप्ताह स्प्रे। आपको कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं, ये स्प्रे संपूर्ण है, न कोई केमिकल डालने की ज़रूरत है न कोई खाद। ये स्प्रे बनेगा कैसे, ये महत्वपूर्ण बात है। मिट्टी का स्प्रे इसे हम कहते हैं। मिट्टी का स्प्रे आप जहाँ खेत है, खेत के पास की मेड़ या खेत के पास जो बड़ा पेड़ हो उसके नीचे की मिट्टी, या जहाँ कभी हमने यूरिया डीएपी पोटास नहीं डाला, या जहाँ का कभी हमने कल्टीवेटर नहीं चलाया, अनटच ज़मीन। हर एक के खेत में कोई ना कोई कोना ऐसा रहता है जहाँ कल्टीवेटर नहीं जाता है। कांटे वाले पेड़ के नीचे गड्ढा नहीं करना। तो जो बराबर ज़मीन है उसमें 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, उसमें से ऊपर से नीचे तक की मिट्टी निकालनी है। ये मिट्टी काम में आएगी, थोड़ी यहाँ से, थोड़ी यहाँ से, थोड़ी यहाँ से, सभी जगह से। 200 लीटर पानी, 200 लीटर, इसमें 10% मिट्टी डालना है। तो ऊपर से नीचे तक की 200 लीटर का 10% क्या हुआ? 20 kg। और 1 लीटर पानी में 1 ग्राम वायसिनोमेटा, इसके अंदर सुक्रोज आता है और गोअर्क आता है, जो ये बैक्टीरिया को कई मात्रा में बढ़ाएगा। अब ये जो मिट्टी क्या करेगी, ऊपर से नीचे तक की ये जो मिट्टी हम लेंगे, इस गड्ढे के चारों तरफ एक पाली बनाना है। गड्ढा करने के बाद चारों तरफ एक मुंडेर बनाना है ताकि बारिश का पानी इसके अंदर ना जाए। और हम एक बार मिट्टी निकालने के बाद इसको काले कपड़े से, काली पॉलीथीन से या किसी भी चीज़ से इसको ढकें और पत्थर रख दें और निशान कर दें, कोई इसके अंदर ना गिरे, पानी इसके अंदर ना जाए, इसके अंदर रोशनी ना जाए, लाइट इसके अंदर नहीं चाहिए, वरना इसका कॉम्बिनेशन बदलेगा। तो आपको अगली बार जब स्प्रे करना होगा तो नया गड्ढा करना पड़ेगा। हमें इसी गड्ढे से बार बार मिट्टी निकालना है तो इसको ढक के रखो। 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी जंगल के गड्ढे कर रही हुई और 200 ग्राम वायसिनोमेटा, इसे 2 दिन रखना है कम से कम। 36 घंटे, 48 घंटे इसमें लकड़ी डालना है, प्लस निशान होना चाहिए। लकड़ी के अंदर 6 इंच के कुछ आड़ी प्लस वाली लकड़ी को बाइंडिंग कर दो खड़ी लकड़ी में, और इसको ऊपर नीचे हिलाना है। तो ये पूरा पानी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो जो आप पौधा लगा रहे हो उस पौधे को लगाने से पहले पहला स्प्रे, जैसे नर्सरी से पौधा आता है, आपका केले का पौधा हो, पपीते का पौधा हो, आपका मिर्च का पौधा हो, टमाटर का पौधा हो, कोई सा भी पौधा, बैंगन का पौधा हो,
आप जब पौधा प्लांटेशन कर रहे हो, लगाने से पहले मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो वो नर्सरी से जहाँ से भी आया होगा वो आपके खेत की मिट्टी को लेकर आपके खेत में ढलना चालू हो जाएगा। खेत में जाने के बाद उसमें सॉइल बॉर्न डिसीज़ की संभावनाएं नहीं के बराबर रहेगी, पहले ही आपका हार्डनिंग होना चालू होगा। उसमें इल्ली, तुड़तुड़ा, महवा, मक्खी, मच्छर सब आना रुकेगा। आप तुअर की खेती करते हैं ना, कपास की भी खेती करते हैं, तुअर में इल्ल बहुत आती है। इसके स्प्रे से तुअर में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी, इल्ली का कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं। कपास में जब आप कपास का पौध लगाते हो तो पौध लगाने के बाद 7 दिन में 2 कान का पत्ता आएगा। ऐसे कान आते हैं, उसका जो ओरिजिनल पत्ता आता है वैसा शेप नहीं रहेगा, क्योंकि वो दाने के अंदर से निकला हुआ रहेगा, तो ऐसे एप्पल के तरीके से फटा हुआ रहेगा। बट टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आपके यहाँ कौन से महीने में कपास लग रहा है? जून 5 में लगा, मई से जून 20 तक के बीच में लगाते हैं। तो ये टाइम है गर्मी का। पहले जून में 10 जून तक बारिश आ जाती थी, फिर 15 जून, 20 जून हुई। अभी जहाँ तक मुझे ध्यान है बारिश आती है 15 जून के बाद, लगभग 5 जुलाई तक बारिश आ रही पिछले 4-5 साल से। जून में बारिश आती नहीं। 15 से 20 दिन क्लाइमेट आगे खसक गया है, या हम कहें कि हमारा कैलेंडर आगे आ गया है। अगर हम मानते हैं कि बारिश का टाइम वही है तो हमारा कैलेंडर का टाइमिंग आगे हो गया। जो नौ तपा है पहले 20 मई को पड़ता था, अब 30 मई को नौ तपा पड़ता है। 25 मई के बाद बहुत हेवी टेम्परेचर रहता है। 25 मई से 5 जून बहुत गर्मी है, अब बाहर निकलोगे तो चमड़ी जल जाएगी, ऐसी गर्मी है। तो हम जब कपास लगाते हैं और उसके 2 कान के पत्ते आते हैं और टेम्परेचर नहीं सहन कर पाता, तो वो पत्ते हल्के से लाल होते हैं, डंठल हल्का सा लाल होता है, वो टॉलरेंस नहीं कर पाता है और वो टेम्परेचर सहन नहीं करने से फिर धीमे चलता है या डंप होता है। जब आप मिट्टी का स्प्रे करते हो तो लाल होगा नहीं, पत्ते नेचुरल रहेंगे। उसके ऊपर एक हल्की सी मिट्टी की, मटमैले मिट्टी की लेयर आएगी जो धूप डायरेक्ट लगने नहीं देती, उसको कोटिंग करती है डायरेक्ट सनबर्न से। और पौधे को, जब पौधा ज़्यादा टेम्परेचर सहन करता है या ज़्यादा ठंड सहन करता है, अनइवन मौसम होता है, तो उसको कुछ सपोर्ट चाहिए। खेत के अंदर कुछ हरियाली नहीं, कल्टीवेटर करके गर्म ढेपों में पौधा हल्की सी पतली चमड़ी के साथ, ये इसकी ऊपर की नोब जो है इतनी उसकी डंठल रहती है ना, उसके साथ 2 पत्ते हरे लेकर के खड़ा है, थुर थुर कर रहा है, गरम थपेड़े खा रहा है। हम मुंह बांध के जाते हैं, पूरे बाहों का शर्ट पहन के जाते हैं, तब भी हमको लगता है कि गर्म हो रहा है, और वो पौधा इतने गर्म ढेपों में खड़ा रहता है। तो उसको जब मिट्टी का स्प्रे करते हो तो उसको बीमारियां आती नहीं, पौधे को हल्का भोजन मिलता है, मच्छर मक्खी से दूर रहता है, लाल पान बनता नहीं उसका, और पौधा चलता रहता है। कपास को लगाने के बाद हर 7 दिन में मिट्टी का स्प्रे किया, 1 महीने के बाद हर 14 दिन में मिट्टी का स्प्रे किया, कपास निकलते तक, तो आपको कोई भी दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको एमिडाक्लोपिड या वाइट फ्लाई के लिए या पिंक बॉलवॉर्म के लिए कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। ये मिट्टी का स्प्रे संपूर्ण है। हम मिर्च इससे पकाते हैं, कपास इससे पकाते हैं, चना, डॉलर चना हम इससे पकाते हैं, हम तुअर इससे पकाते हैं, हम चावल इससे पकाते हैं, हम केले के बंच में इसी का स्प्रे करते हैं। तो जब ये आप एक बार अपने खेत में करोगे तो मच्छर मक्खी दिखता है, फसल को नुकसान देता नहीं। ये समझ में आया कहाँ से लेना है मिट्टी? अब ये काम कैसे करेगा वो बतलाता हूँ। जब केले का हमारा पौधा लगाएंगे तो पौधा लगाने से पहले, फिर पौधा लगाने के हर 7-7 दिन के बाद, जब तक 45 दिन का होता है तब तक जैसे हम ड्रेंचिंग करते हैं वैसे मिट्टी का स्प्रे करना है केले के पौधे पर, जो मैंने आपको अभी पिछले इसमें बताया ड्रेंचिंग का। और 45 दिन के बाद 14-14 दिन में स्प्रे करना है जैसे पौधे की आवश्यकता हो। छोटे केले के पौधे में इल्ली आती है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको सब तरह के न्यूट्रिशन चाहिए, तो हमें मार्केट से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कभी खरीदना नहीं। अगर हमने मिट्टी का स्प्रे किया तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारा दे दिया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं फसलों पे। जब कपास की फुल फ्लावरिंग आती है
तो एक तो डालते हैं कि प्लानोफिक्स पुड़ियों को फिक्स कर दे, गिरने ना दे, वो नाम ही उसका काफ़ी है, वो बनाया है इसी तरीके से, प्लानोफिक्स, पूड़ी को फिक्स कर दे, गिरने ना दे। और वो गिरेगी बचेगी हमको पता नहीं, पर वो डलेगा ज़रूर। दूसरा, उसके साथ में क्या बोल रहे भाई, उसके साथ में हम डालते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने देखा है कैसे आता है? 200 ग्राम का पाउच आता है। थोड़ा सा इबारत बतलाता हूँ उसकी। मिट्टी की स्प्रे के साथ साथ आप मिर्च में या कपास में काफ़ी स्प्रे होता है उसका, और जब केला फल पर रहता है तब भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे बंच पर करते हैं। उसमें आता क्या है? 200 ग्राम का पाउच आता है, कभी पढ़कर देखिए। उसमें आएगा बोरान 2%, लिखा हुआ पढ़ना उसमें क्या आता है। मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आएगा, बोरान, जिंक, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, सब कुछ आएगा। तो कॉपर आएगा 2000 ppm, सबसे ज़्यादा बोरान आएगा, बाकी सब ppm में आएगा। अगर ये 250 ग्राम का पाउच है तो इसमें 2% कितना हुआ? 100 ग्राम पे 2 ग्राम, 5 ग्राम हुआ। 5 ग्राम कितना रिकमेंडेशन होता है 1 एकड़ में डालने के लिए? 1 पाउच। इससे ज़्यादा रिकमेंडेशन होता है? एक्चुअली खाद कैसे डलता है, मैं धीरे धीरे करके आपको सारी इबारत बता रहा हूँ। NPK ये डलता है क्विंटल में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर डलता है किलोग्राम में, और बोरान, जिंक, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये डलते हैं ग्राम में। इनकी उतनी ही आवश्यकता है। 1 एकड़ में अगर आपका NPK टन में गया तो आपने ज़्यादा डाल दिया, उसकी ज़रूरत नहीं। ये उसका लास्ट स्टेज है, क्विंटल में डलेगा। 1 एकड़ में आपका NPK क्विंटल से ज़्यादा नहीं चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किलोग्राम में चाहिए। अगर 1 क्विंटल आप सल्फर या कैल्शियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम डाल रहे हो 1 एकड़ में, मतलब आपने बहुत डाल दिया, इसकी ज़रूरत नहीं 1 क्विंटल की, पूरी उस फसल की साइकिल में। अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरी साइकिल में, केला आपने लगाया है, लगाने से आखिरी 10 महीने तक अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 1 kg डाल दिया तो ज़्यादा कर दिया। उसके अंदर ग्राम में डलता है, ये इसका सूत्र है, क्विंटल, किलोग्राम और ग्राम। तो जब हम 250 ग्राम का पाउच लेते हैं तो 5 ग्राम उसमें आता है, और 43,560 स्क्वायर फीट में हम उसका स्प्रे करते हैं। तो कितना जाएगा? बहुत कम जाएगा। जब ये 5 फीट गहरा गड्ढा है, यहाँ पर कई सारे माइक्रोब्स हैं, इनको लेकर के हम 200 लीटर के पानी में घोलते हैं जब, तो अनलिमिटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन और बैक्टीरियाज मिलते हैं। जो 200 लीटर पानी में हमने इसको 20 kg मिट्टी डाली और 200 ग्राम वाइसेनोमेटा डाला और 2 दिन के लिए रखा, तो ये अनलिमिटेड मात्रा में बढ़ता है। और इसका जब स्प्रे करते हैं तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खरीदने की आवश्यकता पड़ती नहीं किसी भी फसल में। इस मिट्टी में है क्या क्या? जो हमारी धरती की लेयर है उसके 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे ये जो 3 फीट की एक लेयर बनती है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। साइंटिफिक नाम में ये एक बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पर बैक्टीरिया का महासागर है, अनंत अनंत बैक्टीरिया है, जो अपने आप में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। किसी के लिए कोई पॉजिटिव बैक्टीरिया है, किसी के लिए कोई नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसको हम समझे कैसे सरल भाषा में कि यहाँ पर क्या है। ये जो 1.5 फीट की लेयर है मिट्टी की, अनंत 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 बैक्टीरिया है, बट हमारे पौधे के लिए कुछ अच्छे होंगे, कुछ नुकसानदायक। जब हमारे घर में दाल बनाते हैं सवेरे और अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, तो टेम्परेचर दिन का ज़्यादा रहता है, तो या तो दाल को आप फ्रिज में रखोगे या मटके के पास रखोगे, या जो रोटी कमरा है उसमें ऊपर छीका बना हुआ रहेगा, सुतली का छीका, क्या बोलते हैं आप? छीका ही बोलते हैं। दाल को ऊपर रखेंगे वरना दिन में ख़राब हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पर। तो नीचे रखी तो क्या है नीचे? तो ये जो मिट्टी की लेयर है,
ये 1.5 फीट की जो लेयर है यहाँ पर बैक्टीरिया अनंत मात्रा में है। अगर नीचे दाल रखी हुई रही तो वो फंगस आ जाएगी, उसमें वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमारी दादी माई क्या करती है, ऊपर छीके पे टांग देती है। इसी तरीके से अगर आप मटन मार्केट में जाओगे तो जो मटन रहता है वो नीचे नहीं बिछाते, ऐसे हुक में टांग कर रखते हैं लटकता हुआ, और मिट्टी से 2 फीट ऊपर रहता है। अगर उस मटन को नीचे बिछा दिया तो सड़ने लग जाएगा 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। अब वो आधा आज बिक गया, आधा कल बिका, तो क्या, ऊपर हुक पे टांग दिया तो वो सूखेगा, सड़ता नहीं। तो ये जो मिट्टी की 1.5 फीट की लेयर है, इसमें बैक्टीरिया है। एक और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हम जो इतने पक्षी है यार ये आनंद वाली बात है कि हम पेड़ों के नीचे किसान पाठशाला की बात कर रहे हैं प्रकृति के साथ में। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी खटिया का हाइट क्या है? 1.5 फीट। आप लोगों ने कभी सोचा है 1.5 फीट क्यों है? पापा सोते थे तो मैं भी सोता हूँ, पापा के पापा भी वही सोते थे 1.5 फीट पे। बहुत सौ को जानकारी होगी, बहुत सौ को नहीं है ना जानकारी कि 1.5 फीट पे ही क्यों सोते हैं। जब रात को ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, और हम 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में जो सांस लेते हैं वो सांस हम नाक से कम लेते हैं, मुंह से ज़्यादा लेते हैं, तो खर्राटे आते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हम मुंह से सांस लेते हैं। और रात में कई सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, बट कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल घटता है। तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा हवा अंदर डालनी पड़ती है। तो नाक कम पड़ता है तो मुंह से सांस लेता है ह्यूमन बॉडी। अगर हम नीचे सोएंगे तो ज़्यादा सांस हवा लेने में हमें पेट की बीमारियां होगी। जो पहले बहुत हैजा चलता था और ये जो बीमारियां चलती थी ना, उसका रोकथाम खटिया पर सोने से हो गया। केवल इतना ही किया कि आप ये जो 1.5 फीट के बैक्टीरिया का महासागर है, इसके ऊपर हो जाओ, तो आपके पेट में कई सारे बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, तो आप बीमारियों से बचोगे। तो ये जो 1.5 फीट का हो रहा है, ये जब मिट्टी आपके पानी में डलती है तो अनंत अनंत बैक्टीरिया आते हैं। अभी बैक्टीरिया अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं। तो इसमें जब हम वाइसेनोमेटा डालते हैं तो वाइसेनोमेटा के अंदर गो अर्क है। एक तो गोमूत्र हो गया जो डायरेक्ट यूरिया का काम करता है। एक हो गया कि उस गोमूत्र को आपने बॉईल किया, उसकी भाप दूसरे बर्तन में इकट्ठी हुई, और वो जब सूखने के बाद लिक्विड बना, वो गो अर्क है। इसका निचोड़, वो गो अर्क हमने जब पानी में डाला तो ये जो नेगेटिव बैक्टीरिया है ये कम हुए और पॉजिटिव बैक्टीरिया, प्रकृति को जो चाहिए वो बचे। इसलिए वाइसेनोमेटा हमें डालना है। डायरेक्ट गोमूत्र ज़्यादा तेज़ होगा और मित्र बैक्टीरिया भी उसमें मर जाएंगे। तो डायरेक्ट गोमूत्र हम नहीं डाल सकते। अब इसके नीचे जो है ये एनर्जी, प्रोटीन, न्यूट्रिशन का महासागर है। क्यों? मैंने आपको बोला कि ऐसी मिट्टी का आपको गड्ढा खोद के लेना है जहाँ कभी हमने कल्टीवेटर नहीं चलाया, जहाँ कभी हमने डीएपी, यूरिया, पोटास नहीं डाला। तो उस जगह पर किसी न किसी पेड़ पौधे की पत्तियाँ गिरी हुई रहती है, और बारिश में उनमें पानी गिरता है तो वो गल कर लाल पानी नीचे भेजती है। और जब आप 5 फीट का गहरा गड्ढा करते हो तो यहाँ हल्की नमी भी मिलती है। जैसे जैसे नीचे उतरते जाओगे नमी मिलेगी। सूखा ड्राई 5 फीट तक नहीं मिलेगा। और जहाँ नमी है वहाँ न्यूट्रिशन है, वहाँ केचुआ है, देसी केचुआ। गोबर का ढेर या कचरे का ढेर हमारे गांव में है और बारिश होती है तो उसके नीचे से लाल पानी निकलता है ना, वो जो लाल पानी है उसका नाम है ह्यूमस। वो कहीं फैक्ट्री में बनता नहीं। कचरे के गलने के बाद बायोमास बॉडी जब गलती है तो लाल पानी जिस मिट्टी में फैलता है वो मिट्टी को देसी केचुआ खाने आता है। एक हमने केचुए का खाद सुना, वर्मी कंपोस्ट। वो अमेरिकन केचुआ है, पत्ते खाता है और खाद बनाता है। कचरा खाता है, गोबर खाता है, पत्ते खाता है, खाद बनाता है। वो हमारे सभी पेड़ पौधों के लिए सबसे अच्छा भोजन है। दूसरा देसी केचुआ जो मिट्टी खाता है और मिट्टी निकालता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। वो 2 in 1 है, वो कचरा भी खाता है। जब मैंने ये बताया कि इस मिट्टी में हमने कभी कल्टीवेटर नहीं चलाया, तो ऐसी मिट्टी में बारिश होती है तो
घास फूस उगती है, जितनी घास ऊपर गई उतनी उसकी जड़ नीचे भी जाती है ना। अब बारिश चली गई, इस घास का क्या होगा? सूख कर वहीं बिछ जाएगी। इन जड़ों का क्या होगा? यही सिकुड़ कर सूख कर वहीं रह जाएगी। तो ये जो देसी केचुआ है इन जड़ों को खाता है। बैक्टीरिया, फफूंद इन जड़ों को खाती है। कुछ दीमक, कुछ कीड़े मकोड़े इन जड़ों को खाते हैं। जो खरपतवार खड़ा होता है उसके अंदर भी तो कुछ है ना, उसकी जड़, इन जड़ों को खाता है। तो जब कोई प्राणी किसी को खाता है तो कुछ निकालता है, वो जो निकालता है वो हमारे पौधों का भोजन है। तो यहाँ पर अनंत अनंत जीवों के मलमूत्र हैं। ये जो मलमूत्र है हम इस पानी में डालते हैं और ये 2 से 3 दिन रखते हैं सुक्रोज के साथ में। तो ये सभी तरह के पेड़ पौधों का भोजन बनता है, जो नैनो टेक्नोलॉजी से आप प्लांट के पत्तियों के ऊपर दे सकते हो। अभी आप जो सुन रहे होंगे ना नैनो यूरिया, ये उसका बाप है। 5 फीट गहरा गड्ढा। ये नैनो टेक्नोलॉजी का सभी तरह का न्यूट्रिशन है। ये क्यों न्यूट्रिशन है इसको जान लिया तो आप कभी भी कपास में कोई सा भी पेस्टिसाइड या टॉनिक मार्केट से लाओगे ही नहीं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, अड़सिया। एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। ये अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आज के बाद जब खेत में जाओगे तो आपके खेत में देखने की दृष्टि शायद बदलेगी। पूरी धरती पर 2 तरह के प्राणी हैं, एक चल और दूसरा है अचल। पूरी पृथ्वी इन 2 प्राणियों में बटी हुई है। चल में हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचुआ, जिसके पाँव हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर कर सकता है। अचल में जिसकी जड़ें मिट्टी में धसी हुई है, पेड़ पौधे, आम, जाम, नींबू, सीताफल, केला, पपीता, सभी तरह के पेड़ पौधे, गेहूँ, कॉटन, मिर्च, सभी तरह के पेड़ पौधे जो जड़ों से एक जगह अटके। अब इनका कॉम्बिनेशन समझो जिससे आपको मिट्टी का स्प्रे समझ में आएगा। इनका कॉम्बिनेशन है क्या? चलने फिरने वाला प्राणी सांस लेता है, स्थिर प्राणी भी सांस लेता है। मालूम है आपको? कोरोना में तो पता चला ना, फेफड़े यहाँ टंगे हुए हमारे। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? सबको पता चल गया कोरोना में कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है और हमें पेड़ पौधों के पास रहना है, वरना हम तकलीफ में आएंगे। तो कई सारे जो सीमेंट के जंगलों में रहते थे, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, वो गाँव में आए और खेतों में रहना चालू कर दिए। बराबर तो जो सनखेड़ा में आज जिनकी ज़मीनें और वो बाहर रह रहे हैं, वो कोरोना काल में यहीं रहते थे गाँव में। तो उस समय हमें पता चला पेड़ पौधे सांस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलने फिरने वाले प्राणी भी सांस लेते हैं। हम, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केचुआ, सांप, बिच्छू, जो एक जगह से दूसरी जगह खसक रहा है, वो ऑक्सीजन लेता है, क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनकी प्राणवायु हमसे आएगी, हमारी प्राणवायु इनसे आएगी। ये राम जी ने एक ऐसी रचना रच दी है, एक दूसरे को बांध के रखा है कि तुम एक दूसरे के पूरक हो। पहला ज्वाइंट। दूसरा, अभी ये पेड़ केला है या आम है या नींबू है या मिर्च है, साल भर तक इसने पानी पिया, हवा लिया, भोजन खाया, जड़ें बढ़ाई। अब यहाँ पर अंबिया आ गई, केरियाँ आ गई, इनको तोड़ने नहीं जाओगे क्या होगा? एक समय आएगा, पकेगा, खुद से टूट के गिर जाएगा। इस पेड़ के लिए ये अंबिया कुछ काम की है। गेहूं की बाली, गेहूं कटिंग करने मत जाओ, पूरा परिपक्व हुआ, एक समय आया, आप कितना ही पानी दो, पीला पड़कर सूखने लगेगा। वो दाना फिर टूटेगा, उसकी छाल टूटेगी, दाना खुद से बिखर जाएगा। चावल काटने नहीं जाएंगे, खुद से तड़क जाएगा। तुअर मत कटिंग करने जाओ, उसका छिलका निकलेगा, उसका दाना खुद से गिर जाएगा। तो जो पौधे का फल है, उस पौधे के काम का है, वो हमारे डायरेक्ट काम का है, हम उसको खा सकते हैं।
इस पौधे ने अपना जीवन पूरा बनाया, पूरा निचोड़ अपने फल में दिया। इस पौधे के काम का नहीं है, वो हमारे काम का है। हमने जो भी खाया और जो विष्ठा निकली वो पौधे का भोजन है। गाय भैंस बकरी सबका गोबर हम खेत में डालते ना, केचुए की विष्ठा, वर्मी कंपोस्ट सबसे दुनिया का अच्छा खाद मानते हैं। वो क्या है? केचुए की विष्ठा, चलने फिरने वाले प्राणी का वेस्टेज, स्थिर प्राणी का भोजन। स्थिर प्राणी का वेस्टेज हमारा भोजन है। गेहूं, तुअर की दाल, मूंगफली, टमाटर, भिंडी, खीरा, क्या है ये? वो खीरा जो है उस बैल के लिए क्या काम का है? वो तो बैल ने अपना भोजन खाया, मांस मज्जा हड्डी बनाई, पत्ता बड़ा किया और आखिरी में जो बच गया वो फल के रूप में वेस्टेज निकाल दिया, मिर्ची बनाकर फेंक दिया। और मिर्ची के लिए वो पौधे के लिए मिर्ची क्या काम की? वो हमारे काम की है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा स्थिर प्राणी का भोजन है, स्थिर प्राणी की विष्ठा चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है, ये जो साइकिल है, ये साइकिल आपको यहाँ मिट्टी के स्प्रे में काम में आएगी। यहाँ जितने कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, दीमक, केचुआ जो भी है वो एक दूसरे के पूरक है, या तो किसी को खा रहे हैं या किसी से लिपट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। बट चलने फिरने वाले प्राणी यहाँ है, तो उनकी विष्ठा जब हम 200 लीटर पानी में घोलते हैं 2 दिन के लिए, 20 किलो मिट्टी, तो ये न्यूट्रिशन का महासागर है। नैनो टेक्नोलॉजी है ये। आपको मार्केट में नैनो यूरिया की बजाय ये खेत की मिट्टी का स्प्रे करना है। तो ये किसी भी पेड़ पौधे का संपूर्ण भोजन है। और मक्खी, मच्छर, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, इल सबको पौधे से दूर भगाता है। खाद कैसा है ये समझ में आ गया कि मिट्टी के स्प्रे में कितना न्यूट्रिशन है। ये बात छोटी सी है, लेकिन अभी तक आपने शायद प्रयोग नहीं किया ना मिट्टी का स्प्रे। आपने स्प्रे किया है कभी? मिट्टी का स्प्रे दुकान पे मिलता नहीं, इसलिए हम स्प्रे करते नहीं। उसका कभी विज्ञापन हुआ नहीं, इसलिए हम स्प्रे करते नहीं। मिट्टी का स्प्रे जिस व्यक्ति ने बनाया उसको भारत सरकार ने पद्मश्री का पुरस्कार दिया है। हैदराबाद में रहते हैं, तेलंगाना स्टेट में है। गूगल पे डालोगे CVR, चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी उनका नाम है। बुजुर्ग हैं अभी। जब इन्होंने मिट्टी का स्प्रे बनाया तो अमेरिका में राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। अभी तो 2, 3, 4 बदल गए। बहुत पहले इन्होंने इजाद करी, बट हम किसानों के पास अभी तक ये पहुंचा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनके यहाँ विजिट किया। भारत का सबसे महंगा अंगूर इनके यहाँ हैदराबाद से जाता है, जिसमें मिट्टी का स्प्रे करते हैं, कोई केमिकल नहीं डालते। अंगूर में सबसे ज़्यादा केमिकल का स्प्रे होता है, और रेड्डी जी अपने अंगूर में केवल मिट्टी का स्प्रे डालते हैं और कुछ करते नहीं। जब इन्होंने मिट्टी के स्प्रे की इजाद करी, उसको पेटेंट कराया, तो पेटेंसी होती तो सब वर्ल्ड में खबर फैल जाती है। भारत वालों के पास खबर लेट आती है, भारत का ही स्प्रे पेटेंट होता है। तो जॉर्ज बुश इनके पास आए, इनसे सारी जानकारी ली, और वो अपने वहाँ की फल फ्रूट सब्जियों में इसी का स्प्रे करते हैं। अमेरिका में जो सबसे हायर लेवल के प्राणी हैं वो अपने खेतों में केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं, और उनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी दवाइयाँ इंडिया में बिकती है, उनके सारे केमिकल इंडिया में बिकते हैं। ये रियलिटी है। जब हम गूगल करेंगे तो पता चलेगा। अभी स्प्रे कीड़ों को कैसे भगाएगा उसका एक साइंस है। ये समझ गए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो भी पेड़ है उसका जो पत्ता है, ये कपास का पत्ता मैं बता रहा हूँ, कपास ले लो, पपाया ले लो, टमाटर ले लो, मिर्च ले लो। सूर्य देवता जैसे ही उदय होते हैं और अपनी रोशनी बिखेरते हैं, वैसे ही इन पत्तों के ऊपर हल्के हल्के रोम छिद्र हैं, वो खुलते हैं। सूर्य की पहली किरण पत्ते के ऊपर आएगी, किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते के ऊपर आती है तो इनके रोम छिद्र खिलते हैं और हल्का चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं। वो चिपचिपा पदार्थ आसपास की प्रकृति में खुशबू बिखेरता है, और हरा मच्छर, सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स यहाँ पर आती है, और उनको पता चलता है कि ये मेरे खाने की जगह है। पास में दाल बाटी बनेगी तो खुशबू आएगी ना हमारे पास।
अगर हमें भूख लग रही है, वो अपना घर है या नहीं है, तब भी हम चले जाएंगे, नहीं तो फिर हम इधर ही बैठेंगे। ठीक है, भिंडी की सब्जी बन रही है, खुशबू तो आएगी ना। तो ये थ्रिप्स के लिए, हरे मच्छर के लिए, वाइट फ्लाई, इल्ली के लिए प्रतिदिन सवेरे सवेरे जब सूर्योदय होता है तो हर रोज ये चिपचिपा पदार्थ निकालता है, हर पत्ता सूर्य की पहली किरण के साथ। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बतलाता हूँ। बारिश आती है, पहली बारिश, मिट्टी पर पानी गिरता है, वो पानी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गिर रहा है, खुशबू यहाँ पे आती ना, सौंधी सौंधी खुशबू आती है, हमें पता चल जाता है कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। वो 20-30 किलोमीटर दूर होगी पर हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट काम करता है, जो साइंस काम करता है, आपने जो मिट्टी का स्प्रे बनाया 200 लीटर पानी, 20 केजी मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसको 2 दिन रखा, एक खाली कोठी रखना है, इसको कप्पड़ छान करके इस ड्रम में खाली करना है, इसका कचरा मिट्टी जो बचे वो फेंकना है, फिर इसको हिलाते हिलाते कप्पड़ छान करके वापस इसमें डालना है एक बार। तो इसमें क्या बचा? मटमेला पानी। आपका 20 किलो मिट्टी का जो मिश्रण था उसको लकड़ी डालकर हिलाते रहे और कप्पड़ छान किया एक ड्रम में, तो कचरा रह गया बाहर, कंकर पत्थर लकड़ी प्लास्टिक जो होगा वो बाहर रह गया, पेड़ पौधों के अवशेष मिट्टी में से कुछ ना कुछ निकले होंगे। अब यहाँ मटमेला पानी बचा है, आपके पंप की नोजल में अटके ना, इसलिए फिर डबल से कप्पड़ छान करो, धोती साड़ी का कपड़ा लेकर के कप्पड़ छान किया, तो अब इसमें बचा मटमेला पानी जो आपके पंप की नोजल से चले जाए। यही मटमेला पानी आपने इस पत्ते पर स्प्रे किया, जो इसके रोम छिद्र हैं उस पर आपने ये स्प्रे किया। अभी इस पत्ते के ऊपर दूर से देखोगे तो हरापन है, पास में से देखोगे एकदम दूरबीन लगा करके तो क्या दिखेगा? हल्के मिट्टी के कण दिखेंगे, मटमेले पानी में हल्के मिट्टी के कण। जब आपने इस पत्ते के ऊपर स्प्रे किया और वो पानी सोख लिया या धूप में उड़ गया तो बचा क्या? माटी। मिट्टी के बहुत महीन से कण जो दूर से नहीं दिखेंगे बट काम में क्या आएंगे? सुबह की पहली किरण के साथ जब रोम छिद्र हल्का चिपचिपा पदार्थ देता है, जो वायुमंडल में, क्लाइमेट में खुशबू बिखेरता है, सफ़ेद मच्छर को, हरे मच्छर को बुलाता है, आ जाओ यहाँ खाने का है। अब वहाँ मिट्टी के कण है, वो चिपचिपा पानी निकला, वो किससे टच हुआ? मिट्टी से। खुशबू क्या जाएगी? मिट्टी की। वो खुशबू में बदलाव आ गया। तो पहला अट्रैक्शन, जो भी रस चूसक कीट है वो इस खेत में कम आएंगे जहां मिट्टी का स्प्रे है। पहला अट्रैक्शन यहां से टूटता है। दूसरा, आपने व्हाइट फ्लाई को देखा है? थोड़े से 2 पंख आते हैं और थोड़ा ध्यान से देखने पर दिख जाता है। उससे सिमिलर आता है हरा मच्छर। इन दोनों से छोटी आती है थ्रिप्स। थ्रिप्स और छोटी आती, जल्दी से दिखती नहीं। मिर्च में, कपास में, बैंगन में, भिंडी में पता नहीं चलता, वो ऐसे तुर 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 करके भगती है। कत्थई कलर की आती है ना? आपका शर्ट है इस कलर की आएगी, डार्क थोड़ी सी। तो अगर मैं थ्रिप्स की बात करूं, मेरे इस अंगूठे पे 2000 से ज़्यादा थ्रिप्स आ जाएगी, इतना छोटा साइज आता है अंगूठे के नाखून पर। इस नाखून पर 2000 थ्रिप्स से ज़्यादा आएगी। तो इस थ्रिप्स का साइज इतना है कि इस नाखून पर 2000 आएगी, जो हम ध्यान से देखें या दूरबीन लगाएं तो दिखती है। तो उसकी आंख कितनी बड़ी होगी? सुई की नोक के बराबर। कॉन्सेप्ट समझना। हरा मच्छर कितना बड़ा आता है? इस अंगूठे के नाखून पर 1500 से 1000 हरे मच्छर बैठ सकते हैं, पास पास में सटा कर बिठाऊं तो। वो दिखता है दूर से। उसकी आंख कितनी बड़ी होगी? सुई की 3 नोक लगा लो, बस इतनी, 2 नोक लगा लो। जब उसकी आंख इतनी छोटी है और वो हरा मच्छर इस पत्ते पर आकर बैठा, वो थ्रिप्स इस पत्ते पर आई, तो उसको ये मिट्टी कितनी दिखेगी? जब हमको आसानी से वो मिट्टी दिखती है तो उस थ्रिप्स को कितना दिखता है? उसको केवल दिखता है कि मैं तो मिट्टी पर आकर बैठ गया हूं, या पत्ता नहीं है। ये साइंस में बता रहा हूं कि मिट्टी का स्प्रे काम कैसे करता है। दूर से दिखता है हरा हरा, जैसे ही उस पत्ते पर जाके बैठते हैं तो पता चलता है यहाँ तो मिट्टी है। अभी आप अपने आप को हरा मच्छर समझो,
भूख लगी है, उड़ के गए आप हरे पत्ते पर जाकर बैठे, बैठने के बाद पता चला यहाँ तो मिट्टी मिट्टी, अब खाऊंगा क्या। ये साइंस है। एक तो इस प्लॉट की खुशबू गई नहीं, दूसरा पत्तों के ऊपर गए तो मिट्टी दिख रही है, तीसरा अब भूख बहुत लग रही है, करना क्या, खाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। एक स्टेप आगे, 2 दिन हो गए हरे मच्छर ने कुछ खाया नहीं, ऐसे भी मरेगा। भूख लग रही है, कुछ तो खाऊंगा मैं। खाएगा तो पहले क्या खाएगा, मिट्टी। मिट्टी खाता है तो बहुत सारे रस चूसक कीट ऐसे हैं जिनकी आंतें नहीं है, आंतें नहीं है तो मिट्टी पचा नहीं पाते। मिट्टी पचती नहीं तो अगले उसकी लाइफ टाइम तक उसको भूख लगती नहीं, जो पेट के अंदर गया वही है, न बाहर निकला न पचा। भगेगा, इलाज लेगा या मरेगा। उसको मारा नहीं हमने, हमने बोला भैया ये तेरी जगह नहीं, तू आ मत। पत्ते पर आकर बैठा, हमने बताया ये मिट्टी है, पत्ता नहीं है, खा मत। तू जानबूझकर खा रहा है तो खा मिट्टी, तेरी मर्जी। इस तरीके से मिट्टी का स्प्रे काम करता है खेतों में। और यहाँ पर हमें जो हमारे खेत की बाउंड्री है, आप कपास बहुत करते हो ना, इसलिए मैं इतना डीप समझा रहा हूँ। जो हमारा खेत है इसकी बाउंड्री पर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, चारा मार डालते हैं, है ना। और ये जो हरा भरा चारा है इसको पीला करके मार कर खत्म करते हैं। तो आगे से अगर मिट्टी का स्प्रे आप खेत में डाल रहे हो, कोई भी स्प्रे आप खेत में डाल रहे हो, मिट्टी का भी छोड़ दो, या तो मिट्टी का डालो या इमिडाक्लोपिड डालो। आप खेत में स्प्रे डाल रहे हो और बाउंड्री पर चारा मार दवाई डाल रहे हो, तो यहाँ पर आपने केमिकल डाला, बाउंड्री पर कोई हरा भरा प्लॉट है नहीं, पत्ता है नहीं, तो ये सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर कहाँ जाएगा। बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे तो आपका पेड़ पौधा है ही नहीं, आपने पहले ही सुखा दिया, तो वापस वहीं आएगा। पड़ोस के यहाँ जाएगा, उसने आपसे महंगी दवाई डाली है, हो सकता है उसके भी आपके यहाँ आ जाए। क्योंकि वो भी तो दवाई डाल रहा है ना, वो क्या कर रहा है। तो हम जब स्प्रे करते हैं कीट पतंग रस चूसक को भगाने के लिए, तो मेड़ को हरा भरा रखें। तो यहाँ दवाई डालिए तो ये उठकर भूखे शेर कहाँ जाएंगे, मेड़ पर बैठें और वहाँ की हरी घास पर रहें और उसको चूसें और खाएं। हमने अगर इसको सुखा दी तो यहीं रहते हैं, फिर अगली बार हमको एमिडा का डोज बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि अभी हमने 2 पैग लिए हैं, अगली बार हम डोज बढ़ा सकते हैं, हम 4 पैग ले सकते हैं। हमने 8 दिन तक 1 पैग लिया, फिर 8 दिन बाद हम 2 पैग पर जा सकते हैं, हम अगले 8 दिन बाद 4 पैग पर जा सकते हैं। ऐसा ही हरा मच्छर पहले एमिडा 1 ml डलता था पंप पे, स्ट्रॉन्ग हो गया, अभी उसकी पीढ़ी 4 ml को भी झेल जाती है, मरता नहीं। अब आ गया है सुपर एमिडा, पहले 17.5% था, अभी 34% आ गया ना, 69। अभी उससे भी गोल्डन सुपर आ गया। तो हम बार बार अगर उसको रेशो को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि मच्छर मक्खी टॉलरेंस हो रहे हैं। इसमें अगर बाउंड्री हम हरी भरी रखेंगे तो यहां दवाई डाली तो वो यहां बैठ करके इसको खाएगा, उसने यहां दवाई वाला नहीं खाया, उसका टॉलरेंस पावर बढ़ा नहीं। यहां मिट्टी का स्प्रे है तो भी वो यहां बैठकर खाएगा। तो बाउंड्री जिंदा रखो, बाउंड्री पर चारा मार नहीं डालना है। तो ये मिट्टी का स्प्रे इस तरीके से काम करता है। और हम कई सारी फसलों को केवल और केवल मिट्टी का स्प्रे दे करके न्यूट्रिशन देते हैं और कीट पतंग रस चूसक कीड़ों को दूर रखते हैं। और कपास के मेरे कई सारे मित्र हैं, केले के मेरे कई सारे मित्र हैं, मिर्च बैंगन के कई सारे मित्र हैं जो मिट्टी के स्प्रे के अलावा कुछ दवाई खरीद के लाते नहीं। आप अपने खेतों में थोड़ा सा प्रयोग करो, अपने खेतों में प्रयोग करो कि जहां आपका 5 एकड़ का खेत है वहां पर प्रयोग करना है। बीच में 1 एकड़ आपको मिट्टी का स्प्रे करना है, बाकी जो आपके मन पसंद है वो करते रहो। पैसा लगना नहीं है। यहाँ आप 200 लीटर का ड्रम शायद 2000 रुपये में बनाते होंगे, 1500 में बनाते होंगे। ये 200 लीटर का ड्रम शायद 200 रुपये में बनेगा, बहुत फर्क आएगा।
दवाई तो उसमें भी स्प्रे करना है, इसमें भी करना है। तो एक बार जो भी फसल हो उसमें रिजल्ट देखो, उसका फीडबैक मेरे से शेयर करो। खुद को अनुभव आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो भारत को हम केमिकल फ्री बना सकते हैं, कैंसर फ्री बना सकते हैं। आज भारत को देख कैसे रहे पता है भारत के किसान को, ये आदमी हमें कैंसर परोस रहा है। जो ऊपर लेवल के जो शहरों में बैठे हैं ना, जो बड़ौदा में बैठे हैं, जो अहमदाबाद में बैठे हैं, जो सूरत में बैठे हैं, वहाँ जो सब्जियाँ जाती है, तो जो ठेले पर सब्जी मिलती है, जो मंडी में सब्जी मिलती है, उनको ऐसा ये समझते हैं कि तो किसानों ने जहर भेजा है हमारे लिए। अब वो किसान को पता है कि वो कैसे खेती कर रहा है, वो उनको पता नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है। तो ये भ्रांति तोड़ने के लिए आपको मिट्टी का स्प्रे अपनाना है। वो अपर लेवल पे जो बैठा है वो कहाँ से खरीदता है? मॉल में, जहाँ एसी लगा हुआ हो। वही सब्जी मंडी से वो मॉल वाला सब्जी लेकर जाएगा, धोएगा, आधी ग्रेडिंग करेगा, उसको पैकेजिंग करेगा और एक स्टिकर के साथ मॉल में रखेगा। वो सब्जी 5 रुपये किलो की बजाय वहाँ से 50 रुपये किलो मॉल में से लेगा। उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि जहर वाली नहीं है, सब्जी वही है, बट बदनाम हम हैं कि हम जहर खिला रहे हैं। तो हमारे ये टेक को चेंज करना है। मिट्टी का स्प्रे लोगे, पैसे बचेंगे। पूरे भारत को हम केमिकल और कैंसर फ्री खाना खिला सकते हैं। गेहूँ, चावल, हम कोई खाद नहीं डालते, केवल हर 7 दिन में मिट्टी का स्प्रे करते हैं। कपास कोई स्प्रे करते नहीं, हर 7 दिन में मिट्टी का स्प्रे करते हैं। तो आप भी यह कर सकते हो। यह 2 चीज़ें थी, मिट्टी का स्प्रे और आपकी ड्रेंचिंग, केला पौधा लगने के बाद। यहाँ तक किसी का प्रश्न है? आगे बढ़े। अभी केले में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि केला हम खेत में जाएं तो क्या देखें, उसको देखने का, चलने का तरीका। समय है ना आप लोगों के पास? ठीक है। हम अपने खेत के खुद डॉक्टर बने, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या देखें। हाँ, मेरे पास पोटली में बहुत सारे वक्तव्य हैं। अगर आप बैठोगे तो मैं पूरे केले को अच्छे से बतलाऊंगा, है ना। खेत में जब हम जाएंगे तो पौधा हर माह 5 इंच तने की मोटाई बढ़ाता है। जो ये तने की मोटाई है, खेत में देखना क्या है, केला चलता कैसे है। हर महीने 5 इंच की तने की मोटाई बढ़ती है। हर महीने 5 नए पत्ते, ये जो पत्ते आते हैं केले के, हर महीने 5 नए पत्ते आएंगे और 5 इंच ऊंचा पत्ता आएगा। ये जो एक पत्ता है, इससे दूसरा पत्ता जो निकल के आता है, इसके बीच में ऐसे एक थंब की गैप आएगी। एक पत्ता निकला, उससे दूसरा पत्ता, बीच में एक थंब की गैप आएगी। ये सिंपल सा सूत्र है कि मेरा केला ठीक चल रहा है या कुछ गड़बड़ है। निशान कर दोगे आप 2 महीने के बाद, तने को एक बार नाप लोगे 5 पौधों के कि कितने इंच का मोटा है, 10 इंच का है, तो एक 30 दिन बीते तो 15 इंच का हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो जिसको आप सही एग्रोनॉमिस्ट मानते हो उसको पूछो, राजू भाई मेरे केले का पौधा 3 महीने का हो गया, 15 इंच का नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? ये जवाब देंगे या खेत में आएंगे। प्रश्न ये सही है। हम क्या पूछते हैं? 3 महीने का हो गया, मैं क्या खाद डालूं? वो प्रश्न गलत है हमारा, वो प्रश्न सही नहीं है। हमें प्रश्न क्या पूछना है? मेरे पौधे की परिस्थिति ये है, मैं क्या करूं? हमारे 5 पत्ते नहीं निकल रहे हैं अगर, तो हम पूछेंगे राजू भाई 1 महीने में मेरे 3 पत्ते निकले, चौथा खुलने की कंडीशन है, या 4 पत्ते निकले, 5 नहीं निकल रहे, मुझे 5 निकालना है, करूँ क्या? तो फिर ये आपसे हिस्ट्री पूछेंगे, आपने क्या किया, उसमें क्या सुधार करना है, पानी कैसे चलाया, खाद कैसे दिया, उसमें क्या सुधार करना है। तो ये देखने की टेक्निक है कि तने की मोटाई 5 इंच, हर महीने 5 नए पत्ते, और एक पत्ता दूसरे पत्ते से एक थंब 5 से 6 इंच की दूरी पर, और हर महीने 1.25 से 1.5 फीट की हाइट पत्ते के यहाँ डंठल, लास्ट ये जो पोंगा निकला इसका डंठल, इसकी हाइट नापोगे आप यहाँ से यहाँ की, तो हर महीने 1.25 से 1.5 फीट की हाइट बढ़नी चाहिए। 7वें महीने जब कमल आएगा,
7वें महीने प्लांटेशन के 6 महीने से 7 महीने के बीच में कमल आएगा तो 1.25 फीट की हाइट बढ़ेगी हर महीने। तो छठे महीने कितनी हाइट हो जाएगी? 6 गुणांक सवा, क्या बनेगा? 7.5 से 8 फीट। 6 गुणांक 1.5 करोगे तो 8 फीट। तो जो कमल निकलेगा स्वस्थ पौधे का 8 फीट के वहाँ से 7 फीट के वहाँ से कमल निकलना चाहिए, 7 से 8 के बीच में। G9 पौधे का, अपने भारत में ज़्यादा ग्रैंड 9 पौधा चलता है। मैं सनखेड़ा की बात कर रहा हूँ, जो G9 हम ज़्यादा लगाते हैं। तो जिस दिन कमल निकले उस दिन मिट्टी से वो डंठल जो निकल रहा है उसकी दूरी 7 से 8 फीट की होना चाहिए, तो आपका पौधा स्वस्थ चल रहा है। इसमें कुछ चेंजेस है तो हमें पूछना है, भैया मेरा इस महीने 1.5 फीट की हाइट नहीं आया पौधे का, पत्ते का हाइट ज़्यादा आ सकता है, मैं डंठल जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ से कमल निकलेगा। पत्ता, एक चीज़ इसमें और है कि आज जो पत्ता आया अब अगला पत्ता उससे बड़ा आएगा। केले में ये फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है कि आपका ये जो पत्ता था इससे अगला पत्ता बड़ा आएगा, इससे अगला पत्ता फिर बड़ा आएगा, इससे अगला पत्ता फिर बड़ा आएगा। ये पत्ते से ये पत्ता बड़ा, ये पत्ता बड़ा, अगर ऐसा नहीं है तो भी गड़बड़ी है, बढ़ते क्रम में पत्ता आएगा। अब ये जो पत्ता बड़ा आया तो आपको ओवरऑल हाइट तो 15 फीट की दिख रही है, बट जहाँ डंठल है ये डंठल तो यहीं से ख़त्म हो गया, तो ये हाइट कितनी है ये मायने रखेगा। हर महीने 5 पत्ते, हर महीने 5 इंच तने की मोटाई, एक पत्ते से दूसरा पत्ता 5 इंच की हाइट पर, पौधा हर महीने 1.25 से 1.5 फीट की हाइट लेना चाहिए, पुराने पत्ते से नया पत्ता बड़ा आना चाहिए। ये 5 थंब है जिससे आपको पता चलेगा आपका केला कैसे चल रहा है। स्वस्थ केला चलने की पहचान। ऐसे सिंपल से छोटे छोटे ट्रिक हैं, केले को हम क्या देखें और क्या करें। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि केले को हम पानी कैसा दें, ये मोस्ट पॉइंट है लिखने लायक। पानी प्रबंधन, केले को पानी प्रबंधन का विषय एकदम सरल है, सहज है। नहीं समझे तो केले का उत्पादन 70% तक इफेक्ट करता है। कितना? 70% तक इफेक्ट करता है। तो केला पत्तों से रिलेशन रखता है कितना पानी पिएगा। केले की उम्र जो है 50 पत्ते की है। केले की उम्र कितनी है? 50 पत्ते की उम्र है केले की। केला जब हमारे पास नर्सरी से आता है तो 15 से 18 पत्ते की उम्र लेकर आता है। हमें दिखते हैं 5 पत्ते। जो पौधा आएगा 5 पत्ते का आएगा, छठा निकल चुका है या निकलने वाला है, ऐसा पौधा आपके पास आता है। उसमें 10 से 12 पत्ते लेब में यूज़ हो चुके होते हैं। तो हमको जो पौधा मिला वो 18 पत्ते का मिला, 15 से 18 पत्ते का। अब आपके खेत में कितने पत्ते आएंगे? 50 पत्ते की उम्र है, जिसके बाद बंच आएगा। क्या बोलते हैं आप उसको? लूम, लुंगर। 50 पत्ते की उम्र के बाद आपके खेत में लुंगर आएगा। 15 पत्ते का पौधा आया हुआ है और केला आपको पता है कि हर महीने 5 पत्ते देगा, तो कितने महीने में लुंगर आएगा? 7वें महीने में। छठे और 7वें के बीच का कॉम्बिनेशन। तो हर महीने 5 पत्ते देगा। जिस दिन 35 पत्ते हो गए, 34 पत्ते हो गए, उस दिन लाम आएगा, लुंगर आएगा। लाम में बोल रहा हूँ, कमल आएगा। ये केले की चलने की परिभाषा है। अब इसमें पानी का क्या रोल है? एक पत्ता, पानी का रोल अब इसमें महत्वपूर्ण है। एक पत्ता 1 दिन का 1 लीटर पानी पीता है, या कहें मांगता है। ये सही परिभाषा है, पीता है की बजाय मांगता है, क्योंकि उसमें कुछ पानी मिट्टी में रुका रहेगा, कुछ पानी बह जाएगा, कुछ पानी हवा में उड़ जाएगा। तो एक पत्ते की 1 दिन की रिक्वायरमेंट 1 लीटर की है। एक पत्ते की उम्र पे उस पौधे की रिक्वायरमेंट 1 लीटर है।
जिस दिन पौधा आता है वो 15 से 18 पत्ते का है। अब इसमें क्लाइमेट मायने रखेगा कि 30 डिग्री टेम्परेचर पर, 30 डिग्री टेम्परेचर है तब यह नियम लागू होगा। अभी हमारा टेम्परेचर कम है, अगर 20 डिग्री है तो जितना टेम्परेचर कम है उतना प्रतिशत पानी कम करना है। अगर हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री है तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा है उतना पानी प्रतिशत में बढ़ाना है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन फॉर्म में मैं बतलाऊँ आपको, तो एक पत्ता एक दिन का 1 लीटर 30 डिग्री टेम्परेचर पे, अब पत्ते की उम्र कितनी है, पौधे की उम्र कितने पत्तों की है, उतना पानी। आपके यहाँ जिसके यहाँ ड्रिप लगी हो वो थोड़ा मुझे बताओ क्या डिस्चार्ज का ड्रिप है। 2 लीटर हो और 4 लीटर। तो अपन एक 2 लीटर का ड्रिप पकड़े, 1.25 फीट पे 2 लीटर ड्रिप है ना। तो जो ये ड्रिप लाइन है, आपने अगर पौधे से पौधा 7 फीट लगाया है, एक पौधे से दूसरा पौधा 7 फीट और 1.25 फीट पे ड्रिप है, तो 7 फीट में 5 ड्रिपर आएंगे, है ना। 1.25 फीट पे 5 ड्रिपर आएंगे। तो ये आपका पौधा हो गया और ये आपके ड्रिपर हो गए, और ये ड्रिपर आपके 2 लीटर डिस्चार्ज के हैं। तो एक पौधे को कितने ड्रिपर मिले, 5 ड्रिपर। समझ में आ रहा है। हम कैलकुलेशन कैसा करेंगे, एक पौधे को 5 ड्रिपर मिले ये हमारा कैलकुलेशन है। अब इस ड्रिपर का डिस्चार्ज 2 लीटर है, LPH 2 लीटर पर घंटा, पर आवर, एक ड्रिपर का डिस्चार्ज। आपके एक पौधे पर 5 ड्रिपर है। अगर ये पौधे से पौधा 7 फीट है तब, 5 फीट है तो कम हो जाएंगे, 8 फीट है तो बढ़ जाएंगे। मैं उदाहरण 7 फीट का ले रहा हूँ। तो 1 घंटा मोटर चलेगी इस ब्लॉक का, 1 2 3 4 5, कितना पानी जाएगा, 10 लीटर। एक ब्लॉक में 10 लीटर पानी जाएगा। अब ये हमने एक आंकड़ा निकाला। अब इस पौधे की उम्र अगर मानते हैं हम 4 माह, इस पौधे की उम्र अगर 4 माह की है, तो उदाहरण के लिए इसके पत्ते कितने आए, 30 से 25 हो गए। 4 माह के 20 पत्ते, 4 पंजा 20 जो हमने लगाने के बाद लिए, और 15 पत्ते नर्सरी के, टोटल पत्ते 35 हो गए। तो इस पौधे को 24 घंटे के अंदर 35 लीटर पानी देना है 30 डिग्री टेम्परेचर पे। ये इसका उदाहरण है कैलकुलेशन करने का। 30 डिग्री टेम्परेचर पे इस फील्ड को, अगर यही फील्ड 5 माह की है तो 25 पत्ते और 15 नर्सरी के, तो यहाँ कितने हुए, 40। तो इसको हमें 40 लीटर पानी देना है। अगर यही पौधा फ्लावरिंग आ गया तो 50 पत्ते पूरे हो गए। अभी वो कितने महीने का छोड़ दो, फ्लावरिंग आने के बाद अगले 90 दिन तो भी वो रहेगा ना, तो भी उतना ही पानी लगेगा। जिस दिन फ्लावरिंग आया उस दिन उसकी उम्र हो गई 50 पत्ते, नर्सरी के, अपने खेत के, सब मिलकर। पत्ते, पौधा बड़ा होता है तो नीचे सूखते हैं, वो दिखेंगे नहीं, बट आपको मानना है कि इतनी उसकी उम्र हो चुकी है। क्योंकि सूखे पत्ते तो हम काट भी देते हैं या वो खुद भी निकल जाते हैं, तो कैलकुलेशन में आएंगे नहीं। जो नर्सरी से पौधा आया 15 पत्ते वहाँ यूज़ हो चुके हैं, तो पौधा 50 पत्ते का उम्र है फल आने पर, तो यहाँ उसे कितना पानी देना है, 50 लीटर 30 डिग्री टेम्परेचर पे। अभी 4 माह का है, 35 लीटर पानी देना है, 3.5 घंटे है। और यही अगर आपका फल आ गया तो कितने घंटे चलेगा, 5 घंटे। टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फल आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आया है तो ये पानी है। फल आपका 15 जनवरी के बाद, जनवरी पूरा फरवरी और 15 मार्च तक है
तो ये पानी है, क्योंकि 15 मार्च से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आपको पानी बढ़ाना है। 15 नवंबर से दिसंबर से टेम्परेचर घट रहा है, तो पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी टेम्परेचर कम है, जिसमें 15 दिसंबर से 15 जनवरी खूब कम है। पानी रोज देना है, बट जिस अनुपात में टेम्परेचर कम है, कैसे 30 डिग्री टेम्परेचर, अगर ये अप्रैल में 40 डिग्री हो गया तो कितना प्रतिशत बढ़ा? लगभग 30%। 30 से 40 हो गया, एक हिस्सा बढ़ गया। प्रतिशत में देखें तो 30% बढ़ गया। तो हम पानी कितना बढ़ाएंगे? 1 लीटर की बजाय 1 लीटर 300 ml अप्रैल में। तो यही 4 माह का पौधा अगर अप्रैल में है और 35 पत्ते का है तो गुणित 1 लीटर 300, लगभग 50 लीटर पानी। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? हाँ, तो ये जो पानी 35 लीटर हम देते 4 माह के पौधे को फरवरी में, अगर 4 माह का पौधा आपका अप्रैल में है तो आपको 50 लीटर देना है 35 लीटर की बजाय। जितना प्रतिशत टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रतिशत हमें पानी बढ़ाना है। अगर यही पौधा आपका जनवरी में होता और 20 डिग्री टेम्परेचर होता, पानी तब भी देना है, ऐसा नहीं ठंड है तो पानी बंद। केले का मतलब है ताजा पानी रोज का, ज्यादा पानी नहीं, ताजा पानी रोज का। आज पानी दिया वो निकल जाए, कल नया पानी। अभी यही पौधा 15 दिसंबर से 15 जनवरी अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे है तो कितना कम हुआ? हेलो, 30%। लगभग 30% कम हुआ। तो आपका जो 1 लीटर पानी एक पौधे का, एक पत्ते का था, वो अब कितना हो गया? 700 ml, है ना? अब ये 35 पत्ता 35 लीटर की बजाय 30% कम होगा यहाँ पर। तो 7 दून 14, 7 3 21 और 7 5 35, तो 3.5 लीटर ये, 21 लीटर ये, तो ये आपका पानी हो गया लगभग 25 लीटर। तो यही 4 महीने का प्लांट अगर जनवरी में है तो ये 2.5 घंटे चलेगा, 25 लीटर पानी देना है। अगर ये 4 महीने का पौधा सितंबर अक्टूबर में है तो 3.5 घंटे चलेगा। अगर ये 4 महीने का पौधा अप्रैल में है तो 5 घंटे चलेगा। पौधा वही, पत्ता वही, उम्र वही, महीना बदल गया तो पानी का टाइमिंग बदल जाएगा। इस तरह का अगर आपने बनाना फार्मिंग किया तो मैंने जो पहले वक्तव्य दिया कि आप पानी प्रबंधन करो, ग्राफ सही लगाओ और गुड़ गोबर गोमूत्र करो, तो 18 किलो 15 किलो मेरे से राइटिंग में ले लो, एक पौधे पर फल आएगा। कोई फर्टिलाइजर, किसी दवाई दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं, सोसाइटी पर जाने की ज़रूरत नहीं। मिट्टी का स्प्रे, गुड़ गोबर गोमातिर, पानी प्रबंधन, कचरा मल्चिंग करके रखा तो 15 टन 1 एकड़ पे माल पकता है। पानी प्रबंधन सबसे सरल विषय है, बट कैलकुलेशन करना है तब। समझ में आया? यहाँ तक के कोई प्रश्न है? और बैठ सकते हो। है ना? 4 लीटर जे वापरे છે બધા हाँ એ યોગ્ય ખરી? તમે અમને નોલેજ આપી દીધી, हाँ, मैंने सारी बात ड्रिप की करी। 2 લીટરની વાત કરી ને, તો અમે 4 લીટર વાપરીએ છીએ, યોગ્ય ખરી? तो इसको 4 लीटर भी अच्छा है, तो उस मात्रा में इसको पानी का नियोजन वैसा करना है। जैसे हमने 2 लीटर में 2.5 घंटे किया तो 4 लीटर में 1.25 घंटे आपको पानी उतना ही फैलाना है। इसमें एक चीज़ बची थी, फ्लड इरिगेशन में जो पानी देंगे वो कैसा देंगे? नाली और पानी वाला जो है, फ्लड इरिगेशन में जो पानी देंगे, सुनो सुनो सुनो, फ्लड इरिगेशन में जो पानी देंगे वो कैसा देंगे? जब हम पौधा लगाएंगे तो सारी नालियों में पानी देंगे, पौधा लगा दिया उसके बाद में भी 1 दिन पानी देंगे सारी नालियों में। अब पहला पानी जब मांगेगा पौधा, पौधा लगाने के बाद सभी नालियों में पानी, अब पहला पानी जब भी मांगेगा, हर एक का खेत अलग अलग है, किसी की हल्की ज़मीन है, किसी की भारी ज़मीन है, तो पहला पानी मांगेगा तो हमने 1 नंबर लाइन में पानी दिया, 2 नंबर को बंद किया, 3 नंबर में पानी दिया,
4 को बंद किया। ये फ्लड इरिगेशन में पानी देना है। तो इस पौधे को इधर से पानी मिल गया, इस पौधे को इधर से मिल गया, ये जगह सूखी है। अगली बार जब पानी मांगेगी जमीन, पौधा, तो उल्टा करेंगे, हम 2 नंबर में पानी देंगे, 1 नंबर को बंद रखेंगे, 3 नंबर को बंद रखेंगे, 4 नंबर में पानी देंगे। उदाहरण के लिए आपका खेत 7 दिन में पानी मांगता है, तो आपने 1 तारीख को पानी दिया, 1 नंबर और 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो आपने पानी दिया 1 नंबर और 3 नंबर में 1 तारीख को। अब 7 तारीख को पानी दोगे 2 नंबर 4 नंबर में, 15 तारीख को पानी दोगे 1 नंबर 3 नंबर में। तो आपका इस नाली में पानी जो 7 दिन में आना था वो कितने दिन में आया? 14 से 15 दिन में, डबल हो गया ड्यूरेशन। इसका बेनिफिट क्या होगा? यहां पर आएगी क्रैकिंग। जो स्वस्थ भूमि की पहचान है 25% हवा, 25% पानी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जब पौधा भोजन निरंतर उठाता रहेगा और स्पीडली चलेगा, यहाँ कीचड़ हो गया तो यहाँ पौधा इस जड़ से भोजन नहीं उठाएगा। यहाँ पर क्रैकिंग है, हवा आ रही है जड़ों में, तो ये नमी और हवा के साथ में भोजन उठाएगा। जब यहाँ पानी दोगे तो यहाँ क्रैकिंग रहेगी, क्योंकि ये 14 दिन प्लस हो गया। जब हम नाली से पानी देते हैं तो पूरा खेत गीला गीला रहता है, तो जड़ें सुस्त अवस्था में चली जाती है। फिर वो क्रैक आता है तब पानी पीती है, और ज़्यादा क्रैक आता है तो रुक जाती है। बट ऐसा एक बार इधर पानी दिया, एक बार इधर पानी दिया करोगे तो पौधा निरंतर पानी पीते पीते चलेगा। कि पानी प्रबंधन आप ड्रिप में भी कर सकते हैं, फ्लड में भी कर सकते हैं, तो दोनों की विधियां अलग है, तो आप अच्छा पौधा आउटपुट ले सकते हो। केले में कई सारे सीखने के रास्ते हैं। आपके कोई प्रश्न है? और अभी तक जो सुना लगभग सारे बेस्ट है। गौमूत्र का लास्ट में क्या बोला था आपने? गोअर्क। हाँ, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जो वाइसेनोमेटा है उसके अंदर गोअर्क आता है। हाँ, वाइसेनोमेटा मैं बतलाता हूँ आपको। एक नंबर देता हूँ 9424538222। ये बी किसान ग्रुप का नंबर है, जो पूरे भारत में यही केवल बनाते हैं। इसके अंदर सुक्रोज, हाँ, उसमें होगा। तो आप जब फ़ोन करेंगे तो आपको ये कोरियर आएगा। ये नंबर जो है 9424538222, आपको डाकघर से कोरियर आएगा, और 500 ग्राम 500 रुपये का आता है, 16 रुपये उसके कोरियर चार्ज लगते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट आपकी कई सारी परेशानियों को ये हटाएगा। उसमें गोअर्क ऑलरेडी है। हाँ, एक ड्रम में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 1 ड्रम 200 लीटर है तो 200 ग्राम। ये सिंपल सा विषय है। इन विषयों को अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट ले पाएंगे। कपास में आपने मट्टी का स्प्रे बोला ना आपने? हाँ, उसमें दूसरा कुछ करने का नहीं? बस ये वाइसेनोमेटा और मिट्टी, इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। डालने का नहीं? नहीं, कुछ दवाई केमिकल कुछ डालने का नहीं। खाद की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेसल डोज में गोबर और जिप्सम डाल दिया, कोई खाद की ज़रूरत नहीं, कोई डीएपी यूरिया की ज़रूरत नहीं। नहीं, जिप्सम आप डालते नहीं हो, बट पीएच चेक करा करके डालना चाहिए। आप नहीं डालते हो इसका मतलब वो खेती का तरीका संपूर्ण नहीं है। उसमें सुधार कर सकते हैं कि हम डाल सकते हैं। अभी राजू भाई, हम प्लॉट विजिट पर जाएंगे क्या? अपन प्लॉट विजिट पर चलते हैं। आप में से जो भी चल सके, बाकी की बात वहाँ खेत में करेंगे। थैंक यू।